हेलो दोस्तों, देसी मैथ 11 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लाए हैं 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने का 100% चांस है, जो आपके एग्जाम में आने का 100% चांस है। और ये सब क्वेश्चन जो भी है ना, एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4 संबंधी 3 है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? 4 संबंधी 3 है। यदि इसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, यदि इसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है तो इस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या? इस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपके मन में यह है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई तो दिया है। नहीं साथियों, ये दिया है अनुपात दिया है। क्या दिया है? अनुपात दिया है। ठीक है, तो आयत का एक पहले यहाँ पे एक बता दे रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। हम आपको पूरा फिगर दे के पिछले वीडियो में बताए थे कि आयत क्या है। आयत की आमने और सामने वाली भुजा क्या होती है? बराबर होती है। आमने सामने मतलब इसका जितना लंबाई जिसका इतना लंबाई सेम होता है, और इसका जितना लंबाई और इसका जितना लंबाई, ये दोनों बराबर होते हैं। ये आमने सामने वाली की भुजा बराबर होती है, ये भी आमने सामने वाले क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब ये आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। फर्क इसमें तो लंबाई और गुणे चौड़ाई तो दिया नहीं है, एग्जैक्ट अनुपात में दिया है। किस में दिया है? अनुपात में दिया है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई को x मान लेंगे। क्या मानिए लंबाई 4x है और चौड़ाई क्या है? 3x है। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई ना। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल आपके यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है? 1200 वर्ग मीटर ना। 1200 वर्ग मीटर दिया है ना, तो वर्ग मीटर नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्वेश्चन हल करते समय। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लंबाई और गुणे चौड़ाई बराबर क्या रख दिए? 1200। तो अब देखिए गुणा करते हैं, x का पहले अंक का गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 होता है। फिर x का गुणा करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए अगर x अगर हम जोड़ते हैं ना, तो इस कंडीशन में 2x मिलता है। पर x गुणे x करते हैं ना, तो इस कंडीशन में x स्क्वायर मिलता है। ये बातें ध्यान रखने की योग्य हैं। ठीक है, अब 12x स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 1200 दिया है। तो x का मान कितना आ जाएगा? ये 12 गुणा करा, इधर आके भाग करेगा तो ये नीचे आएगा, तब बन भैया करेगा, वैसे डायरेक्ट काट दे रहे हैं। 12 करना 12, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 100 आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 100 आ गया। आपको चाहिए एक्स का मान, पहले आप एक्स का मान निकाल लेंगे, तब यहाँ पे जाके मान रखेंगे ना, तो लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी? ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पे वर्ग है ना, जब ये वर्ग हटता है ना, इधर से वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? वर्गमूल लग जाएगा। एक्स का मान क्या हो जाएगा? 10। 10 कहाँ से आया है? 100 किसका वर्गमूल है? 100 का वर्गमूल क्या है? 10 है ना। 100 का वर्गमूल क्या है? 10 है। तो एक एक्स का मान यदि 10 आ गया, तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है आयत की क्या ज्ञात कीजिए? लंबाई ना। तो बताइए एक एक्स बराबर कितना आया? 10 आया। तो 4x बराबर 40 नहीं आ जाएगा? तो 4x बराबर क्या आ जाएगा? 40, यानी लंबाई कितना दिया है? 4 और गुणे एक्स का मान 10, तो लंबाई बराबर क्या आ गया? 4 दहिया में 40 मीटर। क्या आ गया? 40 मीटर। ये मीटर में है तो मीटर में आ गया लंबाई। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन देखिए कुछ भी पूछ सकता था। ये क्वेश्चन देने के बाद आपसे आयत का परिमाप भी पूछ सकता था। ये क्वेश्चन देने के बाद आपसे आयत का परिमाप भी दे सकता था। आयत का परिमाप क्या होता है, थोड़ा इस फिगर के माध्यम से हम समझ लेते हैं। देखिए ये जितनी मेड़ी की लंबाई होती है ना, मान लीजिए कोई खेत है, ये कोई क्या है? फील्ड है, और इसकी जो भी मेड़ी की लंबाई है, मेड़ी मतलब आरी की लंबाई है ना, वही उसका क्या होता है? परिमाप होता है। तो अब देखिए आपके पास लंबाई कितना मिला? 40 मीटर, और चौड़ाई कितना मिल जाएगा? अभी 30 मीटर। देखिए चौड़ाई ज्ञात करेंगे ना, तो एक x बराबर 10, तो 3x बराबर, ये लंबाई है और ये चौड़ाई का अनुपात है। ठीक है, तो ये फिर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 मीटर क्या आ जाएगी? चौड़ाई और 40 मीटर लंबाई है ना, तो ये चौड़ाई कितनी आ गई? 30 मीटर। तो अब ये बताया गया है आपसे कि आमने सामने वाली भुजा क्या होती है? बराबर होती है। यानी ये वाली एक मेड़ी की लंबाई 40, तो इसका भी 40 होगा, 40 मीटर। फिर इसका अगर 30 है तो इसका भी 30 मीटर होगा। तो हम बताए हैं परिमाप माने होता है मेड़ी की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबाई जोड़ लीजिए। 40, 30, 70, 40, 110 और 30, 140 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 140 हो जाएगा। या तो आपको आयत का परिमाप का सूत्र बताया जाता है 2 कोष्ठक में l प्लस बी। 2 कोष्ठक में क्या बताया जाता है? l प्लस बी। आयत का परिमाप बराबर क्या बताया जाता है? 2 कोष्ठक में l प्लस बी। तो रखेंगे क्या? l का मान 40 प्लस बी का मान 30। अब कोष्ठक के अंदर 70 होगा, गुणे 2 करेंगे 140 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यानी आयत का परिमाप कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। ठीक है, अगर परिमाप भी पूछता तो परिमाप भी ज्ञात कर लेते हैं, परिमाप पूछता तो परिमाप भी ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, बिना बात किए वीडियो लंबा हो जाएगा। बिना बात किए अगला क्वेश्चन देते हैं।
थोड़ा देखिए पिछले वाले वीडियो में जो पार्ट 2 वाला वीडियो लाए थे ना, उसमें हमारा आवाज़ कट गया था, ठीक है, मेरा आवाज़ कट गया था, ठीक है। थोड़ा इसमें भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। इसमें भी आवाज़ क्या हो गया था, कट गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, एक टायर की त्रिज्या 7 मीटर है, एक टायर की त्रिज्या 7 मीटर है, वह 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लेगा। मतलब एक टायर है ना, उसकी त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर। जैसे मान लेते हैं ये वो क्या है, ये वो टायर है जिसकी त्रिज्या क्या है आधा 7 सेंटीमीटर दिया है कि मीटर दिया है, 7 मीटर है, क्या है 7 मीटर है, यानी आर बराबर क्या दिया है 7 मीटर। देखिए कोई भी एक टायर होता है खाली होता है, देखिए गोला और वृत्त में बहुत अंतर है। गोला जैसे मान लीजिए हम गेना होता है पूरा तरफ कवर किया रहता है, उसे गोला कहते हैं। ये जो होता है वृत्त या टायर, जैसे एक चुल्ला होता है पहनने वाला, उसी को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। या तो ये टायर के माध्यम से बताया आपको कि एक टायर की त्रिज्या कितनी है 7 मीटर है, तो 88 किलोमीटर में ना, देखिए कह रहा है 88 किलोमीटर में कितना दूरी तय करेगी। तो देखिए अब दूरी मतलब कि जो ये टायरवा है मान लीजिए ऐसा नाचेगा ना, तो ये जो एक चक्कर का मान आता है ना, तो हमेशा नोट कर लीजिए, पिछले वीडियो में भी यही बताए थे कि एक चक्कर बराबर पता क्या होता है 2 पाई आर होता है। यानी वृत्त की परिधि है, एक चक्कर होता है, परिधि क्या होती है, ये है, इसका भी आरी 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 की लंबैया होती है 2 पाई आर। यानी जितना ऐसा नाचेगी ना टायर, एक चक्कर ऐसे मान लीजिए नीचे है, एक चक्कर ना ऐसे नाच दी, मतलब एक चक्कर गई, ठीक है। तो एक चक्कर बराबर क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो सबसे पहला काम होगा ना कि एक चक्कर का मान ज्ञात करना, क्या एक चक्कर का मान। तो हम एक चक्कर का मान ज्ञात करते हैं, पाई का मान होता है 22/7, नोट कर लीजिएगा। आर का मान दिया ही है 7, ठीक है। 2 पाई आर के माध्यम से हम एक चक्कर ज्ञात करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44, ये 44 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया था तो ये भी मीटर में आ गया। यानी जो भी ये टायर है ना, एक चक्कर में ना अगर एक चक्कर खाएगा ना तो कम से कम 44 मीटर जाएगा। देखिए साथियों बहुत बड़ा टायर है, ठीक है, क्या है बहुत बड़ा टायर है, जो एक चक्कर खा रहा है ना तो 44 मीटर जा रहा है, क्या 44 मीटर जा रहा है। अब इसे जाना कितना है 88 किलोमीटर, क्या देखिए ये मीटर है और जाना कितना है इसको 88 किलोमीटर जाना है, क्या किलोमीटर। अगर हम आपसे कह दें कि आप एक चक्कर में, मान लेते हैं एक तरीका बता रहे, हल्का सा आपको समझा रहे हैं, अब यदि आप एक चक्कर में 10 किलोमीटर जाते हैं तो 20 चक्कर जाने में आपको कितना चक्कर लगेगा, मतलब 20 किलोमीटर जाने में आप कितना चक्कर लेंगे। मतलब एक चक्कर में 10 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, तो 20 किलोमीटर जाने में कितना चक्कर लेंगे, तो 2 चक्कर लेंगे ना। आप 20 में 10 का भाग दे देंगे, सिंपल सी बात। तो वही हम भी काम करेंगे। तो एक चक्कर का मान कितना है 44 मीटर ना, तो 88 किलोमीटर में जब भाग देंगे ना तो पता चलेगा कि ये जो टायर है ना 88 किलोमीटर जाने में कितना चक्कर लेगा। तो देखिए अभी तो भाग जाएगा ना, क्यों, क्योंकि किलोमीटर में है और ये मीटर में है। तो एक काम करते हैं, इस दूरी को हम किस में बदल लेते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 88 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा 88,000, या तो 1000 का गुणा कर देंगे, ये मीटर में बदल जाएगा, 88 किलोमीटर मीटर में बदल जाएगा। अब ये भी मीटर, सब मीटर समान हो गया ना। तो अब बताइए एक चक्कर में 44 मीटर पूरा 88,000 मीटर जाने में इसे कितना चक्कर लेना पड़ेगा 2000 चक्कर, क्या 2000 चक्कर। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2000 चक्कर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा। दिया है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन कि यक्स स्क्वायर, क्या यक्स स्क्वायर प्लस 8 है यक्स प्लस 15 बराबर 0 हो तो बड़ा मूल क्या होगा, क्या बड़ा मूल क्या होगा। तो देखिए इस सवाल को हम कई तरीके से बता सकते हैं। हालांकि अभी तक के लिए अभी ट्रिक है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर दोनों प्लस रहेगा ना, दोनों प्लस रहेगा तो एक याद कर लीजिए, दोनों मूल का मान जो भी आएगा ना वो पहले नंबर माइनस में आएगा। पहले हम इसमें 2 मूल निकलेगा। 2 मूल क्या होता है, देखिए इसका गुणा इसमें करिए, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, ठीक है। या तो ऐसे याद करिए 15 × 9 15 15 × 9 15, और बीच में क्या है यहाँ पे
प्लस है ना, यहाँ पे क्या है प्लस है ना, तो ये कह रहा है ना कि एक ऐसी दो मूल उठाइए आप, एक ऐसा दो मूल उठाइए कि गुणा करने पे 15 आ जाए और जोड़ने पे 8 आ जाए। क्या, गुणा करने पे 15 आ जाए और जोड़ने पे 8 आ जाए। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा दो मूल, एगो 5 और एगो 3, यानी 5 3 15 भी हो जाएगा गुणा करेंगे, आज जोड़ेंगे तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो यानी दो मूल क्या निकल के आएगा, 5 3 15। ऐसा कोई और मूल है क्या, ऐसा कोई और मूल है जिनको गुणा करने पे 15 और जोड़ने पे 8 है, नहीं ना आएगा। इसीलिए क्या होगा, 5 3 15, तो एगो बड़ा मूल इसमें से 5 होगा, एगो का होगा 3 होगा। तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे दोनों प्लस रहेगा तो दोनों आंसर का आएगा माइनस में आएगा, यानी जब बराबर 0 करके दिया रहे तो, यानी बड़ा मूल क्या हो जाएगा -5 और छोटा मूल क्या हो जाएगा -3। यानी आपसे पूछा है बड़ा मूल ना, तो बड़ा मूल क्या होगा -5 होगा साथियों, क्या होगा -5 होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। यह सब क्वेश्चन इंडियन आर्मी में पूछा जाता है, इंडियन आर्मी में पूछा जाता है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप 15 में 15 यहाँ पे कर लिए ना तो वहाँ पे भी एग्जाम निकाल के आप आएंगे, देख लीजिएगा, ठीक है, आप एग्जाम निकाल के आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, यक्स बराबर 3, यक्स बराबर 3 और यक्स और वाई बराबर 2 और वाई बराबर 2 हो तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, यक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। यानी कह रहा है यक्स का मान 3 हो और वाई का मान 2 हो तो हमें इसका मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो कहने का मतलब आप लोग ये सब नहीं समझ पाते हैं, ये कह रहा ना भैया हम आपको बता दें कि यक्स के जगह 3 होगा और y के जगह 2 होगा, तो जाके वहीं रख दीजिए, ठीक है। कहीं भटकना नहीं है कि 2 को यहाँ लिखें कि कहाँ लिखें, कहीं नहीं भटकना। आपको बता दिया है कि भैया जहाँ पे आपको x दिखेगा वहाँ पे 3 रखिएगा और जहाँ पे y दिखेगा वहाँ पे 2 रखिएगा। तो x का मान 3 और ऊपर तो स्क्वायर दिया ही है, माइनस y का मान 2 और ऊपर स्क्वायर है, ये है 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। 9 में से 4 जाएगा क्या आएगा 5 आएगा, 9 में से 4 जाएगा क्या आएगा 5 आएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट है देखने का प्रयास करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है थोड़ा देखते हैं, ठीक है। देखिए दिया है ना, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 24 36 12 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। क्या, प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। यह जो भी क्वेश्चन है ना वो लसा और मसा का है, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का प्रश्न है। मतलब कहने का मतलब ये है, देखिएगा एक छोटा सा फैक्ट बता रहे हैं, ये कहना चाह रहा है कि आप एक ऐसी छोटी संख्या इसे बताइए, आप इसे एक ऐसी छोटी संख्या बताइए ना, अब इसे एक ऐसी छोटी संख्या बताइए कि जो 18 और 24 और 36 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचे 5 बचे। तो सबसे पहले एक ऐसी संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं जो इन सभी से कट जाए और शेष कुछ ना बचे। तो इसका मतलब ये होता है जब इन सभी से कट जाए और शेष कुछ भी ना बचे और वो छोटी संख्या हो, तो जब ऐसा सवाल आएगा तो उसका मतलब पहले लसा होता है। क्या, पहले लसा होता है, ठीक है। तो लसा निकाल लीजिएगा, ऐसे लसा आप ऐसे करके निकाल लीजिएगा, 2 9 18 12 दूना 24 18 दूना 36 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, ठीक है। ये सब तो सीखने आपके ऊपर है, ये सब छोटा छोटा सवाल है, आपके ऊपर है सीखना, ठीक है। आप सीख सकते हैं इसे, आप सीख सकते हैं। 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 एक का 9 3, फिर 3 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 3 24 3 72। ये जो 72 आया है ना, ये 72 जो आया ना 18 24 36 और 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। आप भाग दीजिए 18 का 72 में, 18 चौक 72 से इसको बचेगा नहीं ना बचेगा। तो एक सिंपल सा हम उदाहरण आपको देते हैं। मान लीजिए अगर हम आपसे कह दें, मान लीजिए अगर हम आपसे कह दें कि आपकी कैपेसिटी है, आप 72 रोटी खा लेते हैं, क्या रोटी 72 रोटी खा लेते हैं आप। अगर मान लीजिए अगर उसमें से 2 रोटी अगर हम एक्स्ट्रा ला के रख दें तो क्या वो शेष नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो उसी प्रकार अगर ये संख्या अगर कट रही है, ठीक है, तो अगर इसमें से ले जाके अगर 5 जोड़ देंगे तो जो अगली संख्या आएगी ना 75 77
72 5 है 77, यानी 77 ये एक ऐसी छोटी संख्या है जिसमें 18, 24, 36, 12 का भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में क्या बचेगा, शेष 5 बचेगा। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, हो सकता है आपके एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन दे दें कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 18, 24, 36, 12 से भाग दिया जाए तो पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या? पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसका एलसीएम ही वो एक छोटी संख्या होती है जो पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक है, तो उसका लसा ही निकाल लीजिएगा, इसका लसा ही निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 32,000 रुपये की धनराशि को, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नहीं, साधारण ब्याज का है। 32,000 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज कितना होगा? क्या 3 वर्षों का ब्याज कितना होगा? सिंपल सा बात, एक बात समझ लीजिए, सिंपल सी बात समझ लीजिएगा ना। अगर ऐसे कई तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका ये, इसका सूत्र है, पहला तरीका इसका ये है कि इसका सूत्र ही मेन होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100 होता है। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100 होता है। तो इसमें आपको सभी डेटा दिया ही है। देखिए पी किसे कहते हैं? पी को मूलधन कहते हैं, जो राशि ली जाती है या उधार दी जाती है उसी को क्या कहते हैं? मूलधन। तो मूलधन दिया है 32,000, मूलधन दिया है 32,000। आर कितना दिया है? आर माने दर, किस रेट पे दी जा रही है? 10% की 20%, यानी 10% वार्षिक रेट से दी जा रही है। कितना टाइम लगाया है? टाइम बोला है 3 साल के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी राशि होती है, कोई भी राशि होती है ना साथियों, अगर हम उसे जमा करते हैं बैंक में 32,000 रुपये और बैंक वाला हमें बताया कि भैया हम 10% वार्षिक हम चक्रवृद्धि ब्याज के रेट से आपका पैसा ले रहे हैं, तो 3 साल बाद अगर आपको ब्याज जो भी देगा ना वो ही आएगा ना। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, सॉरी, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है ना। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? पी गुणे आर गुणे टी बट्टे 100, यानी तो अब वही सब मान दिया है ना, तो कोई जरूरत नहीं है। पी का मान 32,000, पी का मान 32,000। देखिए साधारण ब्याज बराबर निकल रहा है क्या? साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर निकल रहा है, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, 32,000 पी दिया है और दर कितना दिया है? 10, टाइम कितना दिया है? 3 साल, और नीचे बट्टे 100 करिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 32 तिया 96, 32 तिया 96, 1 0 2 0, यानी 9600 रुपये, यानी 9,600 रुपया ब्याज होगा। 9,600 रुपया क्या होगा साथियों? ब्याज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए बोल रहा है ए एक काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में और सी उसी काम को 36 दिन में कर मानो ए एक काम को 18 दिन में, बी 24 दिन में और सी 36 दिन में कर सकते हैं। यदि इस काम को तीनों एक साथ मिलकर करें, यदि इस काम को तीनों मिलकर एक साथ करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? जैसे कि कहने का मतलब कह रहा है ये एक काम को कितने दिन में करता है? ये ना 18 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? बी 24 दिन में करता है और सी जो है वो 36 दिन में करता है। सी कितने दिन में करता है? 36 दिन में करता है। देखिए ना, एक काम कर लेते हैं, हमको ये एक ऐसी संख्या मान लेते हैं, एक ऐसा कोई काम मान ले रहे हैं जो ना ये सब करें। तो देखिए अगर लसा, पहले इसका एक नियम बता रहे हैं, इसका लसा ही ले लीजिएगा, सबसे पहला काम ही ले लीजिएगा, लसा ले लीजिएगा। लसा लेने के बाद आपको टोटल काम मिलेगा। टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना मतलब अगर हम पैसे के माध्यम से समझाएं, जैसे कोई 72 का है मान लीजिए, टोटल कितना रुपया है? 72 रुपया है। तो ये कह रहा है ना इसे हम 18 दिन में कमा लेंगे, ठीक है, ये कह रहा है इसे 18 दिन में कमा लेंगे। तो सबसे पहले आप एक दिन की क्षमता निकालिएगा कि बंदा एक दिन में कितना कमाएगा, अर्थात एक दिन में कितना काम करेगा। कोई काम 72 है, 72 कहाँ से आया है? इसका लसा लेंगे तो 72 आएगा। आप अपने से भी कोई संख्या मान सकते हैं जो ये तीनों से कट जाए, जो ये तीनों से कट जाए, आप वैसी भी एक संख्या मान सकते हैं। तो हम क्या माने हैं? 72, जो इन तीनों से कट जाए। तो आप भाग देंगे 72 में 18 का। क्यों भाग देंगे? जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कह दें कि 10 गो कोई काम है, ठीक है, 10 काम है, ठीक है, आप एक दिन में ना 2 गो काम करते हैं, तो सॉरी 10 काम है ना, आप उसे 2 दिन में कर लेते हैं। 10 काम कोई है, पूरा काम जो 10 है ना उसे आप 2 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए आप एक दिन में कितना काम करते हैं? तो एक दिन में 5 काम करेंगे, भाग देंगे, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले आपका काम रहेगा एक दिन का काम निकालना। सबसे पहला काम रहेगा आपका एक दिन का काम निकालना, यानी ये एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। 18 चौक 72,
अब बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम, 24 तिहाई 72, अढ़ाई कितना काम करेगा, 36 गुना 72, यानी ए एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 3 काम, सी एक दिन में 2 काम। अगर ये तीनों अगर मिल जाए 72 कामों को करने के लिए, ये तीनों मिल जाए ना, ये तीनों मिल जाए तो एक दिन में देखिए टोटल कितना काम समाप्त करेंगे, 4 3 7 2 9 ना, तो यह ले जाके 9 का अगर 72 में भाग देंगे ना, तो ये तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन लगा देंगे, 8 दिन लगा देंगे। कितना दिन लगा देंगे, 8 दिन लगा देंगे। चलिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही कर लीजिए, इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है थोड़ा देखते हैं, इसे मिटाते हैं, ठीक है। नोट करिए, ये भी क्वेश्चन नोट करिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1534 में 1534 रुपये में कम से कम कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि 31 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि 31 से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। अगर हम कह देना कि 15 में ना, 15 में कौन सी ऐसी छोटी संख्या हम जोड़ दें, कौन सी ऐसी छोटी संख्या जोड़ दें कि क्या हो जाए, ये 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या, 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। विभक्त होना मतलब कट जाए। आप 7 से भाग देंगे अगर इसमें से ना, तो 7 गुना 14 बार तो जाएगा, पर एक क्या हो जा रहा है, शेष बच रहा है। एक क्या है, शेष बच रहा है। या तो एक 15 में से हटा दें, बचेगा 14, तो भी कट जाएगा। अब बताइए, या तो कितना हम और ला के जोड़ दें 15 में, फिर दोबारा कट जाए संख्या 7 से। तो देखिए एक तो ऑलरेडी है, यानी जोड़ना कि इसे चाहिए कितना, मतलब 7 का पहाड़ा लाना है ना, तो एक तो इसमें 15 में एक ज़्यादा ही है, 6 और यदि हम जोड़ देंगे तो 7 इसमें ऐड, मतलब 7 ऑलरेडी ऐड हो जाएगा, तो 15 7 नहीं 16, 15 6 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 कट जाता है ना, तो जीत मान लीजिए 1 रुपया है। अगर हम कह दें कि आप 7 रोटी ही खाएंगे हमेशा, ठीक है, तो अभी देखिए आप 15 रोटी रखा था आपके लिए, तो आप 2 बार में खा लिए 14 रोटी, तो 1 रोटी शेष बच गया। आप निर्णय लिए कि हम 7 रोटी खाएंगे एक बार में, नहीं तो नहीं खाएंगे, ठीक है। तो जब 1 रोटी शेष बच गया, या तो हम 1 रोटी हटा दें तो भी आप खा लेंगे, मतलब कट जाएगा, या तो और कितना रोटी आपके लिए ला दें, 1 रोटी ऑलरेडी है, 6 रोटी और ला देंगे, आप खा लेंगे आराम से। इसी यही मतलब कह रहा है, ये इसका मतलब कह रहा है। तुम कुछ नहीं करना है, सीधे आप कितना है 1534 में सीधे 31 का पहले भाग दीजिए। देखिए पहाड़ा कहाँ तक जाता है, 31 का क्या करिए, भाग दीजिए किसमें, 1534 में, ठीक है। देखिए कितनी बार जाता है, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 एक का नाम 4, 4 3 12, ठीक है, 9 4 13 और 2 2 4, ये इधर उतरेगा, ये कट जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, 8 बार, हाँ 9 बार जाएगा, ठीक है। 9 एक का नाम 9, 9 3 27। अब देखिए शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, 9 5 14 हासिल दिया, एक 15 बचा। अब शेष क्या बच गया, 15 बच गया। अब वही बात, आप 31 रोटी खाना चाहते हैं, यानी 31 रोटी खाना चाहते हैं, और आप खा चुके हैं, 15 रोटी बच गया, 15 रोटी बच गया। तो बताइए, या तो 15 रोटी हटा देंगे, यानी घटा देंगे तो आप खा लेंगे, आप कहेंगे हाँ हो गया, या तो 16 रोटी और ला दें तो आपके कवर में हो जाएगा 31 रोटी। क्या, 16 रोटी, यानी 16 जोड़ने पे क्या, यही जितना जोड़ा, अगर यह 16 जोड़ देंगे ना, तो बराबर बराबर संख्या क्या हो जाएगी, 31 से कट जाएगी। आप देख इसमें 16 जोड़ के देखिएगा, 31 से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि यह 16 नहीं था उसमें पर्याप्त, ठीक है। 15 तो पहले से था, 16 उला दिए, 31 हो गया, ठीक है। आप सीधे क्या करिएगा, शेषफल में जितना आवश्यकता होगा 31 का वह जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का कभी क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 2 संख्याओं का योग 80 है, 2 संख्याओं का योग 80 है और उनका अंतर क्या है, 40 है। 2 संख्याओं का योग 80 है, उनका अंतर 40 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा ही, आपके क्वेश्चन स्क्रीन, आपको क्वेश्चन मतलब जो भी है स्क्रीन पे दिखेगा ही। तो अब इसको कैसे लगाएंगे, इसको कैसे लगाएंगे, देखिए बोला है 2 संख्याओं का योग ना, कोई 2 संख्या मान लीजिए, जैसे x मान ले रहे हैं और y मान ले रहे हैं, इन दोनों का योग मान लीजिए कितना दिया है, 80 दिया है। आप ऐसे लिख लीजिएगा, अगर कहेगा 2 संख्याओं का योग ना, तो आप x और y मान लीजिएगा, तो x प्लस y, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, 80, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 40। दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 40। अब आपसे क्या पूछा, बड़ी संख्या। तो देखिए जब भी बड़ी संख्या में, देखो सीधा तरीका बता रहे हैं आपको ना, सीधे दिमाग में बैठा देते हैं सवाल,
आपको सीधे दिमाग में जब भी बड़ी संख्या पूछेगा तो कुछ नहीं करिएगा, सीधे जोड़िएगा, ये दोनों को जोड़िएगा और 2 से जिंदगी भर भाग देना है। मतलब ऐसे ये दोनों को जोड़िएगा और 2 से क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा, तो बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर आपसे छोटी संख्या पूछ दें, अगर आपसे छोटी संख्या पूछ दें तो ये दोनों को क्या करिएगा, घटाइएगा और उसमें भी 2 से क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा। ये छोटी संख्या आ जाएगी और ये बड़ी संख्या है। तो जोड़ेंगे 8 4 100 मतलब 80 और 40 120 और 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 60 आ जाएगा। और इसमें क्या 80 में से 40 जाएगा, 40 बचेगा और 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 20। यानी बड़ी संख्या क्या हो गई, 60 हो गई और छोटी संख्या क्या हो गई, 20 हो गई। मतलब देखिए यह दोनों संख्या है जिनका योग क्या बताया जा रहा है, 80, तो 60 और 20 80 हो गया, और अंतर क्या बताया जा रहा है, 40, तो 60 में से 20 जाएगा तो 40। ये ना दो संख्या है, यानी बड़ी संख्या क्या है, 60 है और छोटी संख्या 20 है। इस प्रकार से कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि दो संख्याओं का योगफल इतना है और इनका अंतर इतना है, तो दोनों को जोड़िएगा। जब जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो बड़ी निकलेगा, और जब घटाएंगे और 2 से भाग देंगे तो छोटी संख्या निकलेगा। जाहिर सी बात है, ठीक है, समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम में कभी भी आ जाएगा। इसका आंसर 60 होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 60 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि 2000 ग्राम, क्या सॉरी 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। इस सवाल को लगाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम आपसे कह दें कि ये आपके पास ना कितना है, 200 रुपया है, 200 रुपया है और हमारे पास 1000 रुपया है, तो आपका जो पैसा है हमारे रुपए का कितना प्रतिशत है, तो हम का वाला ही नीचे आता है। तो सिंपल सा अगर ये सवाल है ना, दिया है कि 200 ग्राम ना, क्या 200 ग्राम किसका, का माने जिससे तुलना कर रहा है वो नीचे रहेगा, किससे, 1 केजी का, केजी माने किलोग्राम, केजी माने किलोग्राम का कितना प्रतिशत है मनो, 100 करिएगा। अगर आपसे कोई भी सवाल कर दें कि 10 20 का कितना प्रतिशत है, तो 10 ऊपर 20 नीचे गुणे 100 कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछ दे 500 1600 का कितना परसेंट है, तो 500 ऊपर 1600 नीचे गुणे 100 कर दीजिएगा, हमेशा आ जाएगा। पर इसमें मामला ये है ना कि ग्राम में दिया है और ये किलोग्राम में दिया है, तो अब यहाँ पे मामला सेट नहीं हो पाएगा, हम गुणा गणित नहीं कर पाएंगे जब तक समान नहीं करेंगे। समान मतलब क्या है, अगर ये ग्राम में है तो हम इसे भी ग्राम में करेंगे, या तो इसे किलोमीटर में बदल लें, सॉरी या तो इसे किलोग्राम में बदलें या तो इसको ग्राम में बदलें। हमें अच्छा लग रहा है कि हम केजी को ही क्या करें, कि ग्राम में बदल देते हैं, मतलब इस केजी को हम ग्राम में बदल देते हैं। तो देखिए आपको एक चीज पता होगा कि 1 केजी में ना, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो हम एक केजी की जगह क्या रख सकते हैं, 1000 ग्राम रख सकते हैं। तो इहो ग्राम यानी 200 ग्राम 1000 ग्राम का कितना परसेंटेज है, अगर बात किया जाए तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, आ जाएगा क्या, 20%। क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। आपका ऑप्शन है सी, आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अगर साथियों अगर वीडियो पसंद आएगा ना तो जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। कोई भी नोटिफिकेशन, अगर कोई भी वीडियो अगर हम बनाएं ना, अगर कोई भी वीडियो बनाएं तो आप तक जरूर पहुंचे साथियों, आप तक जरूर पहुंचे। यदि आप शेयर किसी अन्य के पास करेंगे तो वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी उनका भी सपना पूरा होगा इंडियन आर्मी बनने का, ठीक है। हमें पता है साथियों इंडियन आर्मी वालों का जज्बा कितना बढ़िया होता है, ठीक है। उन लोगों का हमें बहुत मतलब खुशी होता है इस बात का कि आप लोग भारत माँ की सेवा करने के लिए आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ नहीं मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो आप लोग मेहनत करेंगे साथियों, सबसे ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 5 संबंधी 4 है, क्या 2 संख्याओं का अनुपात 5 संबंधी 4 है, यदि इनका योग 270 है, यदि इनका योग 270 है तो ये संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या, इन दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल कैसे लगता है, अनुपात का सवाल कैसे लगता है, ये हिस्सेदारी का प्रश्न है। मान लीजिए अनुपात का हिस्सेदारी का प्रश्न है, तो कभी ऐसा सवाल आएगा तो ऐसा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 2 संख्या किस अनुपात में है, 5 संबंधी 4 के अनुपात में है। इनका योग कितना दिया है, 270। अब देखिए हम हमेशा बताते हैं इसी को देख कर ना अनुपात को टच किया जाता है। अगर ये योग दिया है ना दोनों का, तो ये दोनों के योग के बराबर होगा। यानी यहाँ अनुपात में इनका योग कितना है, 5 4, 5 और 4 9 है,
क्वेश्चन में कितना दिया है 270, यानी 9 बराबर 270 रखिएगा, हमेशा 1 बराबर मान निकालिएगा। जब 1 बराबर मान निकालेंगे ना तो 9 त्रिक 27, यानी 1 बराबर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 बराबर 30 आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या है कि इन दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। आप दो प्रकार से ला सकते हैं अंतर, या तो पहले 1 बराबर 30 तो 5 बराबर गुणा कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 3 पचे 15, 150 आ जाएगा। और 4 बराबर ज्ञात करना हो तो 1 बराबर 30 आ गया तो 4 बराबर 120 आएगा। फिर अंतर लीजिएगा, लास्ट में क्या आएगा 30 आएगा। या तो यही आंसर होगा, ठीक है। क्या आंसर तो यही है। मानो ये पहला तरीका है, आप अलग अलग निकालिए दोनों का, एक का 150, एक का 120, दोनों का अंतर लेंगे तो 30 आ जाएगा। या तो डायरेक्ट अनुपात में ही अंतर ले लीजिए, अनुपात में अंतर, यहाँ अंतर माने होता है घटाना। यहाँ 5 और 4 का अंतर कितना 1 का, तो 1 बराबर 30, तो फिर 1 बराबर 30 न आएगा, यानी दोनों प्रकार से आंसर आ जाएगा। क्या दोनों प्रकार से आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से कभी भी आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न दे दे कि 3 संख्याएं 3 संबंधी 4 संबंधी 5 के अनुपात में है, ठीक है, हो सकता है इसमें कर दें बी और सी का योगफल 9000 है, बी और सी का योगफल 9000 है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, इसमें और पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे 9000 अगर दिया रहे ना, 9000 दिया ना, बी और सी का हिस्सा दिया है ना, तो ये हम इसको किसके बराबर रखेंगे बी और सी के हिस्से के बराबर रखेंगे, ठीक है। यानी बी और सी का हिस्सा कितना है 4 और 5 9, यहाँ टोटल कितना हिस्सा दिया 9000, 9 बराबर 9000, 1 बराबर हमेशा मान निकाल लीजिएगा कितना आ जाएगा 1000। जो भी पूछेगा ए का मान पूछेगा ना तो सीधे 1000 का गुणा 3 में कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा 3000 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों 3000 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये आ जाएगा 3000, और इसका आंसर तो आपका 30 ही होगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा रहा है इस समय, इंडियन आर्मी में भी पूछा गया था। 9 से विभाज्य कौन सी संख्या है। क्या 9 से विभाज्य मतलब होता है पूरी तरह कट जाए, विभाज्य मतलब होता है पूरी तरह कट जाए साथियों। क्या पूरी तरह कट जाए। दूसरा ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये है 72 12 3, मतलब 72,123 है। अब देखिए 9 से कटने वाली संख्या का एक ट्रिक बता दे रहे हैं आपको ना, कि आप देखेंगे नहीं, मतलब कुछ जोड़ घटाना करना होगा, तो आप जोड़ घटाना करने के बाद जल्दी से जल्दी आ जाएगा कि 9 से कौन सी संख्या कट जाएगी। देखिएगा 9 का नियम ये होता है ना, किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के, संख्या मतलब जैसे ही अंक, मतलब जैसे 4 4 8 3 1 अंक है ना, तो 9 का नियम यह है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो वह संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। कुल जितनी भी संख्या रहेगी क्या 9 से कट जाएगी, मतलब वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो मतलब अंकों का योग ना, तो सिंपल सा इसका तरीका देख लीजिएगा, 4 4 8 8 4 12, 12 3 15 1 16। बताइए क्या 16 9 से कटता है। जब इसका योग नहीं 9 से कटेगा तो इहो 9 से नहीं कटेगी। 5 4 9 और 9 5 14 4 18 3 21, क्या 21 9 से कटता है, नहीं कटता है, तो इहो 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। 1 और 6 7 7 2 9 और 9 4 13 और 13 5 18, क्या साथियों 18 9 से कटता है, हाँ कटता है, तो यह 9 से क्या होगा कटेगा। 16,245 9 से कट जाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए, 7 2 9 9 1 10 और 10 5 15, 15 9 से नहीं कटता, यानी ये भी नहीं कटेगा, यानी कौन विभाज्य है 16,245। आपके ऑप्शन में जो भी होगा देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला 16,245। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आ रहा होगा, जरूर पसंद आ रहा होगा, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 5x माइनस 150 बराबर दिया है 2x + 45 हो तो x का मान बताइए। क्या
यक्स का मान बताइए। ये सवाल पक्षांतर का है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएगा, आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएगा पक्षांतर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें करिएगा का यक्स एक्स को एक तरफ कर दीजिएगा, मतलब एक तरफ मतलब भाई बॉर्डर है क्या है, बीच में बॉर्डर लगा है, ये दोनों अदर अदर सब लोग हैं, ठीक है। तो बीच में बॉर्डर है, मतलब क्या होता है कि एक्स एक्स को एक तरफ भेजिएगा और अंक अंक को एक तरफ भेज दीजिएगा। तो अब देखिए मामला क्या होता है, जो भी चीज अगर इधर से इधर या इधर से उधर जाता है ना, तो उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। चिन्ह क्या परिवर्तन, मतलब गुणा का भाग और भाग का गुणा, और जोड़ का घटाना, घटाना का सॉरी जोड़ का नहीं, मतलब माफी चाहते हैं क्या अगर हम कंफ्यूजन में करिए बता दें, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जोड़ का घटाना होगा, घटाना का जोड़ होगा, गुणा का भाग होगा, भाग का गुणा होगा। हाँ, ये कभी नहीं होगा कि कोई संख्या इधर गुणा करेगी उधर जाके जोड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। गुणा भाग एक तरफ, माइनस प्लस एक तरफ, मतलब अगर माइनस होगा तो उधर जाके प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, अगर कहीं गुणा होगा तो उधर जाके भाग करेगा, भाग करेगा तो गुणा करेगा, ये सिचुएशन होता है। तो देखिए इधर हम ये बराबर है ना, इसे पहले लिख लेंगे, इधर क्या है 5x है, तो हम इसे ना इधर लेके जाते हैं। तो ये देखिए इसका चिन्ह इधर कुछ नहीं है तो प्लस में है, 2x जो है प्लस में उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा। अब इधर क्या बचा है 45 बचा, ये तो इधर चला गया। अब भाई साहब इधर आएंगे तो ये भैया माइनस में है क्या, ये देखिए माइनस में और हाई प्लस में था, ठीक है। माइनस 150 है ना, तो माइनस जब बॉर्डर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 5x माइनस 2x कितना होगा 3x, 45 में 150 जोड़ेंगे क्या होगा 195 होगा, काटेंगे 3 छक 18, 3 पचे 15, x का मान क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाभ और हानि का पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला कोई प्रश्न है तो लाभ और हानि का यही है, ठीक है। छोटा ही है पर लोग गलती बहुत ज्यादा करते हैं, ये सवाल बहुत छोटा है पर लोग एग्जाम में बहुत बार गलती करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया छात्र इसे गलती करके आते हैं। चलिए क्या है देखते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। परसेंटेज मतलब लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, सीधी सी बात यही करेंगे। अगर दिया है ना 15 वस्तुओं का दिया है, क्रय मूल्य है ना, ऐसे के से प्रदर्शित करते हैं, नहीं लिख दे रहे हैं। 15 वस्तुओं का है, क्रय मूल्य है ना, ये ना कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है ना, क्या है बराबर है ना। इस कंडीशन में कभी ऐसा सवाल आ जाएगा कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, या 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस कंडीशन में देखिए जब पक्षांतर आप करेंगे ना, इसका मेन नियम बता दे रहे हैं। देखिए क्रय यहाँ है, आज जब विक्रय इधर आएगा और हई इधर आएगा ना, तो क्रय के सामने 20 आएगा और विक्रय के सामने 15 आएगा पक्षांतर में। नहीं तो सीधे सीधे मान लीजिए अगर ऐसा कभी सवाल आ जाएगा ना, तो जो क्रय होगा जिसका नाम क्रय में बोला होगा वो सीधे क्या हो जाएगा विक्रय हो जाएगा। यानी विक्रय कितना है 15 रुपया, और जो इसका नाम विक्रय है ना उसका आपका क्या बताइएगा ई क्रय है, क्या बताइएगा क्रय है। अगर ना पता हो तो ऐसे देख लीजिए, ऐसे पक्षांतर करेंगे ना, पक्षांतर करेंगे ना, हाँ पक्षांतर करेंगे तो देखिए क्रय को रोक रहे हैं बॉर्डर के इस पार, ये विक्रय इधर गुणा कर इधर के क्या करेगा भाग करेगा, ठीक है। इधर क्या है 20 और है गुणा कर इधर के क्या करेगा भाग करेगा, तो क्रय का मान 20 आ गया और विक्रय का मान 15 आ गया ना। तो सेम कंडीशन अगर ऐसा सवाल आ जाएगा तो सीधे सीधा कुछ नहीं करिएगा, पक्षांतर मत करिएगा, सीधे उल्टा कर दीजिएगा। क्या उल्टा कर दीजिएगा मतलब अगर जिसका नाम क्रय रहेगा उसको सीधे विक्रय मान लीजिएगा, जिसका नाम विक्रय रहेगा उसे सीधे क्रय मान लीजिएगा, ठीक है। अब आप बताइए 20 रुपये हम खरीदेंगे, आप 15 रुपये हमें बेच देंगे, तो आपका क्या होगा लाभ होगा कि हानि होगा। मतलब 20 रुपये हम कोई चीज हम खरीदें और उसे 15 रुपये हम बेच दिए तो मेरा 5 रुपये का नुकसान होगा, क्या होगा 5 रुपये का नुकसान होगा। और यही 5 अगर परसेंटेज में ज्ञात करना हो तो यह 5 क्रय का, किसका क्रय का, मतलब क्रय मूल्य का ना कितना परसेंटेज है, 5 चौक 20, ऐसे काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर साथियों 25 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बच्चे शोर कर रहे हैं, इसे थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देते हैं, यह लास्ट क्वेश्चन है साथियों, लास्ट क्वेश्चन है, अंत का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए साथियों लाइक करने से कुछ जाएगा नहीं आपका, बस थोड़ा सा हल्का सा मेहनत लगेगा, ठीक है, हल्का सा मेहनत लगेगा,
ठीक है ना। बस एक बार बटन दबाना है, लाइक हो गया, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अगर एक पैसा जाएगा तो मत करिएगा, मतलब एमबी तो खर्च होगा करेगा, आप देख रहे हैं तो ठीक है, एमबी तो खर्च होगा करेगा। उसके बाद अगर कोई पैसा लगेगा ना तो नहीं करिएगा। अगर करना हो तो साथियों कर दीजिएगा जरूर, ठीक है। करने से आपका तो भला नहीं होगा पर हमारा जरूर हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, दिया है 3,000 रुपये की धनराशि को 3,000 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? क्या 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? चलिए इस वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें पी वाला हम बताते हैं, पी माने मूलधन होता है। पी बराबर कितना दिया है? 3,000 दिया है। आर बराबर कितना दिया है? 10% दिया है। टाइम कितना दिया है? टाइम 2 साल दिया है। अब इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे? इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे? ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक नियम बताए थे हम, कुछ न करिएगा, दर को पकड़िएगा, दर को, दर को भिन्न में कन्वर्ट करिएगा। परसेंटेज है नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 एक का नाम 10, 10 दहिया में 100। ये नीचे वाला हमेशा पी होगा। क्या 10 रुपये का होगा? पी होगा। अनुपात मिला दीजिएगा इसे, 10 क्या होगा? पी होगा। और बताइए 10 रुपये का कोई चीज़, ऊपर वाला हमेशा पहले याद करिएगा ब्याज होगा। तो 10 रुपये का कोई चीज़ है, अगर आप 10 रुपये जमा किए बैंक में, 1 रुपया ब्याज मिले, तो मिश्र धन का होगा ए को मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन उसे कहते हैं मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्र धन प्राप्त होता है। तो 1 रुपया जब ब्याज बढ़ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 11 रुपया ना। तो जैसे ही टाइम 2 साल का दिया है ना, 1 साल का हो गया, और ऐसा ही इसे 2 साल कर दीजिएगा, इसे 2 बार लिख दीजिएगा। 2 साल का हो जाएगा, 3 बार लिखेंगे, 3 साल का हो जाएगा, ऐसे ही लिख दीजिएगा, ऐसे ही गुणा कर दीजिएगा। 10 दहिया में 100, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, ऊपर कर देते हैं, ठीक है, इधर कर देते हैं। पी का मान क्या आ जाएगा? 10 दहिया में 100, ए का मान 11 11 121। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा कि पहले कोई डेटा दिया होगा ना, डेटा कितना दिया है? 3,000। ये 3,000 किसके बराबर जाएगा? पी के बराबर ना। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर 100 आएगा। मतलब जैसे 100 बराबर 3,000 रखेंगे ना, तो पी बराबर क्या आ जाएगा? तो काटेंगे, 1 का पहले मान निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा बच्चे शोर कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग शांत हो जाइएगा, 1 मिनट, ठीक है। देखिएगा थोड़ा डिस्टर्ब हो गए साथियों, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, बच्चे शोर कर रहे थे, ठीक है। इसे थोड़ा मिटा के हम जगह में इधर बताते हैं। देखिए अगर ये का आ गया, ये जो भी आया है, ये अभी आपका गुणा करेंगे ना, इसे गुणा करेंगे तो क्या होगा? 10 दहिया में 100, ये पी का मान आ जाएगा 11 11 121, ए का मान आ जाएगा। अब इसमें से जो भी डेटा दिया है, ठीक है। आप पहले अगर आपसे ब्याज पूछा है ना, तो ब्याज पूछा है, बताइए 100 रुपये का चीज़ है, 121 रुपये हो गया, तो ब्याज कितना होगा? CI ब्याज कितना हो जाएगा? 21 रुपये, यानी तीनों अनुपात आ गया, मूलधन, मिश्रधन और ब्याज। अब ये तीनों डेटा में से कोई एक डेटा दिया है ना, क्या दिया है? 3,000 मूलधन, तो वो मूलधन के बराबर होगा। 100 बराबर 3,000, तो 1 बराबर ये नीचे आ जाता है। क्या पूछा है आपसे? क्या पूछा है? पूछा है आपसे कि ब्याज ज्ञात कीजिए ना, किससे गुणा कर देंगे? 21 से। ब्याज हमारा 21 था, 21 से गुणा कर देंगे। अगर मिश्रधन पूछता तो 121 से गुणा कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 21 तियाँ 63, 21 तियाँ 63 और नहीं 1 0, यानी कितना आ जाएगा? 630 आंसर आ जाएगा साथियों। क्या आ जाएगा? 630 आ जाएगा। चलिए साथियों, आज थोड़ा मेरा तबीयत खराब था, ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब था, सर दर्द कर रहा था, इसके लिए थोड़ा बढ़िया से नहीं पढ़ा पाए। फिर अगला वीडियो हम लाने का जल्द कोशिश करेंगे, कल ही अगला वीडियो आ जाएगा साथियों। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी।